हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था ये किसके बाद आया था? डी ब्रॉगली की इक्वेशन के बाद आया था। और डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व की थी। और डी ब्रॉगली इक्वेशन होती क्या थी कि यहाँ हम लोग कहते थे कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है आपका h बाई पी हम कहते थे। मतलब कि p का मतलब क्या है यहाँ मोमेंटम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई क्या mv। मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाता था? मोमेंटम कहलाता था। मीन्स हेयर p इज मोमेंटम। हमने ये सॉल्व किया था। अब क्या हुआ था कि डी ब्रॉगली ने बोला था कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं से छोड़ोगे, मीन्स उसको फेंक दोगे या फिर मैं कर दूं कि उसके अंदर वेलोसिटी डालोगे तो वो वेव की फॉर्म में मूव करेगा। वो कैसे मूव करेगा? वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और डी ब्रॉगली कहता था कि इनके साथ क्या होगा कि जब आप इनको मूव कराओगे विद वेलोसिटी v तो ये वेव की फॉर्म में मूव करेंगे। और ये बात उसने हर एक बॉडी के लिए, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए बोली थी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी जब मूव करेगी तो वो वेव की फॉर्म में मूव करेगी। लेकिन फिर हमने उसका सिग्निफिकेंस देखा। सिग्निफिकेंस में हमें समझ आया कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनका मास ज्यादा होता है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दैट्स वाई वो वेव की फॉर्म में मूव नहीं करते। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दीज विल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब आप इनको क्या कराओगे? मूव कराओगे। तो ये बात किसने बोली? डी ब्रॉगली ने बोली। अब क्या हुआ कि डी ब्रॉगली से पूछा गया कि भाई इस बात का प्रूफ दो। तो डी ब्रॉगली ने कहा प्रूफ वगैरह नहीं है हमारे पास, ये हमारी एक थ्योरी है। मतलब हमने एक थ्योरी बना के दे दी है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। इस थ्योरी का भी एक प्रूफ आया। और वो प्रूफ कौन लेके आए? जर्मर एंड डेविसन, दो साइंटिस्ट थे। एक जीपी थॉमसन भी था जो जे थॉमसन का बेटा था। तो पहले हम पढ़ेंगे जर्मर एंड डेविसन का एक एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एक जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम लोग। और ये दोनों के दोनों जो एक्सपेरिमेंट है तो ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, लेकिन इनका थोड़ा जो कुछ पार्ट जो है केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो हम एक लिमिटेड पोर्शन को यहाँ डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस इक्वेशन का प्रूफ क्या था। अब इस इक्वेशन का प्रूफ जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पार्टिकल और वेव के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड वेव। डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड वेव। एक वेव में और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझते हैं हम पहले, क्योंकि इसके अंदर से कुछ पॉइंट आपको जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ नजर आएंगे। तो यहां हम लिखते हैं पार्टिकल्स, एक तरफ लिखेंगे हम पार्टिकल्स और एक तरफ लिखते हैं हम वेव। तो देखो यहां मैं अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो पार्टिकल्स का क्या नेचर होगा कि पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस। पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस मीन्स अगर कोई बॉल, क्रिकेट बॉल, कोई मान लो मैं मार्कर है मेरे पास, मैं कुछ भी किसी भी चीज को एक जगह पे अगर प्लेस कर दूं तो जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो वहां क्या है? लोकलाइज्ड है। तो इसीलिए हम लोग पहला पॉइंट लिख रहे हैं पार्टिकल्स आर लोकलाइज्ड इन स्पेस। लेकिन वेव की फॉर्म में जब मैं बात करता हूं तो वेव विल स्प्रेड ओवर द, या मैं बोल दूं स्प्रेड ओवर, या मैं हम लोग लिखें कि वेव विल स्प्रेड आउट इन द यूनिवर्स। मतलब जितनी वेव के पास टेंडेंसी होगी स्प्रेड होने की यूनिवर्स के अंदर, उतना वो क्या हो जाएगी? स्प्रेड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कहेंगे कि आप लोग एक स्टोन को, व्हेन ए स्टोन थ्रो इन पॉन्ड, मीन्स किसी तालाब के अंदर हम स्टोन को फेंक के मारते हैं तो वहां की जो वेव्स होती हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होती। वेव विल मूव इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। आपने कभी फेंका होगा कोई पत्थर, आप लोग पानी में डालो तो वेव की फॉर्म जो बनती है वो कॉन्सेंट्रिक रिंग के अकॉर्डिंग बनते हैं, मतलब इस तरीके की रिंग्स बन जाएंगी कुछ।
ऐसे रिंग बनती चली जाएंगी, मतलब वेव की इस तरीके की रिंग बनती चली जाएंगी। मींस वेव जो स्प्रेड होती है यूनिवर्स के अंदर, लेकिन जो पार्टिकल है वो क्या रहता है, लोकलाइज्ड रहता है। मतलब एक क्रिकेट बॉल है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कोई बॉल है, कोई ग्रेन का पार्टिकल है, कोई चौक का पार्टिकल है, मैं कह दूं चौक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको अगर एक जगह पे रख दिया तो ये वहीं रखे रहेंगे जब तक इनको नहीं छेड़ा जाएगा। दूसरा पॉइंट पार्टिकल का नेचर और क्या होता है कि पार्टिकल्स आर नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर, ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि कोई पार्टिकल मान लो यहां रखा है और एक पार्टिकल यहां रखा है, P1 पार्टिकल, P2 पार्टिकल, तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब जब तक आप इनको खुद इंटरफेयर नहीं कराओगे तब तक ये एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लोकलाइज्ड है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, वेव की बात जब हम करते हैं, वेव के अंदर क्या होगा कि वेव्स कैन बी इंटरफेयर विद ईच अदर। ये आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। वेव एक दूसरे के अंदर क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, एक दूसरे के साथ मिल सकती है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, वेव की है। थर्ड पॉइंट में मैं बात करता हूं कि पार्टिकल्स, या मैं बोल दूं नंबर ऑफ व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्लेस्ड देन the total number of particle is the sum of all the particle। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसी बोर्ड पे मान लो मैंने एक पार्टिकल यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा, तो इनका जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये सम होगा इनका, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं थर्ड पॉइंट के अंदर, इसमें व्हेन मेनी वेव्स आर मूव देन देयर विल बी ए लार्जर वैल्यू फॉर वेव। फॉर वेव, या तो वेव के लिए वैल्यू कैसी आएगी, लार्जर आएगी, या फिर क्या आएगी, शॉर्टर वैल्यू फॉर वेव। मतलब यहां फिक्स नहीं है, यहां क्या है, फिक्स है कि भाई जो सम होगा वो, मतलब जो पार्टिकल होंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वो सब पार्टिकल का क्या होगा, सम होगा। लेकिन यहां क्या है, यहां वेव जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगी तो वेव की वैल्यू क्या हो सकती है, लार्जर भी हो सकती है और क्या हो सकती है, शॉर्टर भी हो सकती है। मींस वेव जब आपस में मिलेंगी तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, भी हो सकता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब वेव की फॉर्म और लार्ज हो सकती है। मान लो दो वेव्स आपस में मिल गई तो या तो इस तरीके से, मान लो ये वेव है, इस तरीके से ये वेव है, और एक प्लस में मैं कह दूं एक ये वेव है, तो मान लो ये दोनों आपस में मिल गई तो वेव की लेंथ या तो बढ़ सकती है, इस तरीके की हो सकती है, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट मैं कह दूं, वेव कैसी हो सकती है, वेव खत्म भी हो सकती है, मींस डिस्ट्रक्टिव। ये कौन सा इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो स्टूडेंट these 3 पॉइंट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, कि पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये मैंने आपको बताया। अब यहां से आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव्स। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। इसके डिफरेंस की बात करते हैं हम।
तो यहां क्या डिफरेंस होंगे, एक तरफ लिखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये समझने जरूरी है क्योंकि ये आगे के कॉन्सेप्ट में हमें जो है हिट करेंगे, मतलब वहां हमें इनको फिर से पढ़ना पड़ सकता है। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है, पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और यहां हम लिखेंगे मैटर वेव्स, मैटर वेव्स। देखो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर दे मूव विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाम से पता लग रहा है इनके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इधर अगर मैं बात करता हूं मैटर वेव्स के अंदर, दे डू नॉट कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनके अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर या डू नॉट रिक्वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट require any medium to move। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इधर अगर मैं बात करता हूं सेकेंड पॉइंट की, मैटर वेव्स रिक्वायर मीडियम टू मूव। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन वेव्स को आप वैक्यूम में से भी पास करोगे, इन वेव को अगर आप वैक्यूम से पास करोगे तो वहां से भी पास हो जाएंगी, लेकिन ये वेव वैक्यूम से भी पास नहीं हो सकती। मतलब इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती मूव करने के लिए। इन वेव्स को किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है जो है मूव करने के लिए। थर्ड पॉइंट की जब मैं बात करता हूं यहां, तो यहां हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स move with the same velocity as light। जितनी लाइट की वेलोसिटी होती है उसी वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहां थर्ड पॉइंट में लिखूंगा मैटर वेव्स डू नॉट हैव वेलोसिटी similar to light, there are different velocity for different matter wave। मतलब डिफरेंट मैटर के लिए डिफरेंट क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मतलब लाइट का जितनी वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन ये सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं एज लाइट मूव करती है। फोर्थ पॉइंट, दे लीव द मीडियम, या मैं बोल दूं द सोर्स। जब ये मूव करती है तो ये जिस सोर्स से ये निकल के आ रही है उस सोर्स को क्या कर देती है, लीव कर देती है। यहां मैं लिखता हूं कि दे डू नॉट लीव द सोर्स, मीन्स जिस सोर्स से मूव कर रही है उसको लीव नहीं करती, दे मूव विद द सोर्स, दे मूव विद द सोर्स। मतलब ये सोर्स के साथ ही मूव करते हैं। बोलो ना मैटर वेव का मतलब क्या, मैटर ही वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या कि एक सब्सटेंस से वेव्स निकल के आ रही है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब यहां मैटर ही वेव की फॉर्म में मूव करता है, यहां वेव निकल के आ रही है कहीं से। और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h/ν, या मैं बोल दूं c/ν। और अगर इसको मैं मेजर करता हूं फिफ्थ पॉइंट के अंदर, तो यहां हम लोग ये डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू h/कितना
mv। इसको हम किससे मेजर करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई कितना, mv से इसको मेजर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। इससे पहले हमने पढ़ा क्या, पार्टिकल नेचर, और क्या पढ़ा हमने, वेव नेचर, मतलब पार्टिकल क्या है और वेव क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा। अब क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो सब की सब थ्योरी थी ये डी ब्रोगली ने दे दी थी हमें, और डी ब्रोगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इन्हें लिखा है। लेकिन डी ब्रोगली की जो इक्वेशन थी वो केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, उसने अपना कोई प्रूफ नहीं दिया था। लेकिन डी ब्रोगली के बारे में इक्वेशन का जो प्रूफ दिया वो किसने दिया, जर्मर एंड डेविसन ने दिया। किसने दिया, जर्मर एंड डेविसन ने। तो अब हम डिस्कस करेंगे जर्मर एंड डेविसन के कॉन्सेप्ट को, कि जर्मर और डेविसन ने किस तरीके से डी ब्रोगली की इक्वेशन को प्रूव किया। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाओ कि जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट फॉर द वेरिफिकेशन, या मैं बोल दूं फॉर द प्रूफ ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। नेक्स्ट है जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट फॉर प्रूफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। इसके प्रूफ के लिए हम लोग पढ़ेंगे जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट। देखो बहुत छोटा सा पार्ट इसका पढ़ना है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना है केवल। देखो जर्मर एंड डेविसन ने क्या किया कि उनको एक बात पता थी कि एक्स रे को जब क्या नाम है किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे जब देखा जाता था तो वो इस तरीके से हम लोग कह दे कि भाई वो किस तरीके से नजर आती है, वेव की फॉर्म में नजर आती थी हमें। किस फॉर्म में नजर आती थी, वेव की फॉर्म में, मतलब वेव से। एक्सरे क्या है, एक वेव है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला जाता था कि ये क्या है, एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के बारे में केवल बोला जाता था कि ये क्या है, पार्टिकल है। अब हमें क्या देखना है कि जो एक्सरे वेव की फॉर्म में आती थी, जब एक्सरे वेव की फॉर्म में हमें नजर आती थी तो हमें जो डिफ्रैक्शन पॉइंट मिलता था वो ये मिलता था, मतलब इस तरीके की कंसेंट्रिक रिंग्स हमें देखने को मिलती थी। जब हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते थे एक्सरे को, व्हेन दिस एक्सरे फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, और जब ये उस पे स्कैटर होके रिफ्लेक्ट होके फोटोग्राफिक प्लेट पे जब मैं एक्सरे को देखता था तो इसके अंदर ऐसी कंसेंट्रिक रिंग बनती थी। मतलब ये बात तो प्रूफ होती है कि कोई वेव अगर होगी तो उसकी ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग बनेंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक आप पत्थर को पानी में फेंकोगे तो वो इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग के अंदर मूव करता है, जिनके अंदर अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिनके अंदर क्या होती है, अल्टरनेट वेवलेंथ होती है। यहाँ इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, सबकी वेवलेंथ क्या होगी, अलग होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पार्टिकल का नेचर तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन इस वेव नेचर को प्रूफ करना है हमें। इसको क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। अगर ये वेव होगा, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव करेगा तो ये भी हमें ऐसी कंसेंट्रिक रिंग देगा। और यही बात किसने प्रूफ कर दी, जर्मर एंड डेविसन ने। फिर से समझो, हम एक्सरे के बारे में जानते हैं कि एक्सरे क्या है, एक वेव है। अब जब एक्सरे वेव है तो जब एक्सरे को फोटोग्राफिक प्लेट पे जब देखा जाता है आफ्टर स्कैटरिंग तो होता क्या है कि ये इस तरीके की कंसेंट्रिक रिंग के अंदर हमें नजर आता है। और कोई वेव अगर इस तरीके से नजर आ रही है तो इसको बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो वेव का नेचर ऐसा होना चाहिए, उसको इस तरीके का डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करना होगा अगर कोई वेव है। और इलेक्ट्रॉन को हम पहले से बोलते हैं क्या, पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन का जो नेचर हमें प्रूफ करना है वो कैसा नेचर प्रूफ करना है, वेव नेचर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वेव की फॉर्म में मूव करता है तो उसको भी ऐसा ही कंसेंट्रिक रिंग देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, उससे मैं प्रूफ कर लूंगा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, वेव नेचर भी है और कैसा नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो इसी बात को जो है प्रूफ किया, किसने प्रूफ किया, जर्मर एंड डेविसन ने। तो इन्होंने क्या किया, जर्मर एंड डेविसन ने क्या किया, इन्होंने यहां एक निकल क्रिस्टल लिया। यहां क्या लिया, एक निकल क्रिस्टल, इसको हम बोल देंगे निकल क्रिस्टल, ठीक है, Ni क्रिस्टल। और यहां उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट ली, इधर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से क्या आ रही है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की बौछार की जा रही है, वेव के फॉर्म में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है वेव की फॉर्म में आ रहे हैं, हमें आगे पता लगेगा। जैसे ही इस निकल क्रिस्टल से टकराए तो ये क्या हो गए, रिफ्लेक्ट कह लो या स्कैटर कह लो,
ये पार्टिकल्स क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए या फिर क्या हो गए, स्कैटर इनको कह सकते हैं। और जब इनकी इस तरीके की स्कैटरिंग को देखा गया और एक हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे जो नजर आया वो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो वेव या मैं बोल दूं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कैसा नजर आया, इस तरीके की कॉन्सेंट्रिक रिंग के कॉन्सेप्ट में नजर आया। इनको मैं बोल दूंगा कॉन्सेंट्रिक रिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इलेक्ट्रॉन का। और जैसे ही जर्मर और डेविसन ने ये कॉन्सेप्ट को देखा, इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, इसे हम बोलेंगे फोटोग्राफिक प्लेट। तो क्या हुआ कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे फॉल हुई, फॉल होते ही रिफ्लेक्ट हो गई या स्कैटर हो गई, इनको मैं बोलूंगा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटर होते ही जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें कॉन्सेप्ट नजर आया या जो मैं बोल दूं रिजल्ट नजर आया, वो कैसा नजर आया, इस तरीके की रिंग्स की फॉर्म में नजर आया हमें। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको समझाया, एक्सरे को जब इस तरीके से इस पे फॉल कराया जाता तो हमें नॉर्मल सी बात है ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता। नाउ जो बीम आ रही है वो कोई एक्सरे नहीं आ रहा है, वो क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है। और इलेक्ट्रॉन की बीम जैसे ही निकल क्रिस्टल पे फॉल हुई, स्कैटर हुई, तो जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न इसका नजर आया वो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग नजर आया। और कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में अगर ये नजर आ रहा है तो मतलब कि पार्टिकल नेचर तो हम इसका बोलते ही हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो हम इसका बोलते हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट हमने इसका देखा इलेक्ट्रॉन का, तो हमने इसका कैसा नेचर भी बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, वेव की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था किसका, जर्मर एंड डेविसन का। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। अब इसका एक डायग्राम भी है बड़ा, जो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स की टर्म में है, तो हम लोग केवल यहाँ पे इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो किस पे फॉल हो रहा है, निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल से जैसे ही ये स्कैटर होगा, ये फोटोग्राफिक प्लेट होगी, तो जो हमें रिजल्ट नजर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग नजर आएगा, जिसको मैं डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा। और अगर डिफ्रैक्शन कहीं नजर आता है तो डिफ्रैक्शन किसका होता है, हमेशा वेव का। तो पार्टिकल नेचर तो मैं इसका पहले ही बोल रहा हूं, और अब मैंने इसका कौन सा नेचर बोल दिया, वेव नेचर बोल दिया। तो ये जर्मर और किसका एक्सपेरिमेंट था, डेविसन का एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं जीपी थॉमसन। ये जो साइंटिस्ट थे ये जे थॉमसन के सुपुत्र थे, जीपी थॉमसन। इन्होंने भी कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास कराया, और पास कराने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ गोल्ड की फॉइल ले ली। और गोल्ड की फॉइल लेने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी थी, ये इस तरीके की एक स्क्रीन लगा दी। और यहां से जब ये रेडिएशंस फॉल हुई, या मैं बोल दूं स्कैटर हुई, रिफ्लेक्ट हुई, तो यहां भी जीपी थॉमसन को क्या नजर आया, इस तरीके की रिंग्स नजर आई, इस तरीके की ये रिंग्स नजर आई। और यहां से ये बात प्रूफ होगी कि दोनों के कॉन्सेप्ट के अंदर, चाहे इलेक्ट्रॉन किस पे फॉल हो रहा है, निकल क्रिस्टल पे, चाहे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे फॉल हो रही है, गोल्ड फॉइल पे। यहाँ क्या यूज किया गया है, गोल्ड फॉइल यूज किया गया है। और ये फिर भी दोनों के केस में आपको क्या फॉर्म नजर आ रही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म नजर आ रही है। मतलब डिफ्रैक्शन हमेशा किसका होता है, वेव का होता है। डिफ्रैक्शन इज ऑलवेज फॉर वेव, डिफ्रैक्शन इज ऑलवेज फॉर वेव। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो हम पहले ही जानते थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन थी वो भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। मतलब जर्मर और डेविसन ने जो कॉन्सेप्ट को देखा, तो उसने जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ये जो क्या नाम है, हम लोग कहते हैं रिंग थी, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न था, इसी को उसने क्या बोला, पार्टिकल नेचर के साथ साथ कैसा नेचर बोला, वेव नेचर बोला। और जीपी थॉमसन ने भी यही किया, उसने भी इसी तरीके का कॉन्सेप्ट देखा, और इस नेचर को भी फिर उसने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन हैज ए पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इसी वजह से जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का एक नेचर और होता है जिसे हम कैसा नेचर कहते हैं, वेव नेचर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बाद यही एक्सपेरिमेंट जो है, इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन के लिए भी किए गए, न्यूट्रॉन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, और सब केसेस के अंदर हमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट नजर आया। अब ये सब पार्टिकल तो हैं ही, लेकिन अगर इनके अंदर हमें इस तरीके की कंसेंट्रिक रिंग भी अगर नजर आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनके अंदर कैसा नेचर भी है, वेव नेचर भी है, एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है, एज वेल एज
पार्टिकल नेचर भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट एंड जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रूफ ऑफ lambda is equal to h by p means for the proof of de Broglie equation। now एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी जिसके अंदर हम वेरिफिकेशन करेंगे इस पॉइंट का कि सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद एक वेरिफिकेशन पॉइंट आएगा कि वेरिफिकेशन कैसे हुआ इस बात का कि इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअल ए पार्टिकल और वेव किस तरीके की बात होगी। तो पार्टिकल नेचर को भी हम लोग यहाँ पे अभी जो है वेरिफिकेशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सच में एक पार्टिकल है भी या नहीं है। तो वो तो हमें पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन फिर भी एक वेरिफिकेशन उसके बारे में किया गया। अब वो वेरिफिकेशन क्या था कि यही मैं समझाता हूं कि ये एक जिंक क्रिस्टल लिया गया, या मैं बोल दूं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली गई, जिंक सल्फाइड फॉर एग्जाम्पल। इस पे भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डाली गई, यहां भी क्या डाला गया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे आया तो इसका जो सेकंड पार्ट मैं आपको दिखाता हूं, तो इस जिंक सल्फाइड के ऊपर यहां हमें एक पॉइंट नजर आ गया। इस पॉइंट को क्या कह देंगे हम लोग कि एक हम लोग बोल दे कि एक ब्राइट पार्ट हमें ये नजर आया। कैसा पार्ट नजर आया है, ब्राइट पार्ट। अब क्या हुआ कि यहां जो ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये पॉइंट, ये मार्क किसका मार्क है। जब आप मान लो मैं यहाँ पे ये मार्कर को इस बोर्ड पे इस तरीके से लगा देता हूं तो आपको ये मार्क नजर आया, तो ये मार्क किसका मार्क है, मार्कर का मार्क है। और ये मार्कर का मार्क या मैं पॉइंट इस बोर्ड से क्यों जुड़ गया है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स हम पढ़ते हैं, तो उस तरीके की एक फोर्स है इसके बीच में। मीन्स ये पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल है और ये जो आप बोर्ड देख रहे हो ये भी क्या है, एक पार्टिकल है। मतलब कि इसके अंदर जो इंक है वो भी क्या है, पार्टिकल की फॉर्म में है। तो पार्टिकल ने पार्टिकल के साथ क्या कर लिया, लोकलाइज्ड कर लिया। सिमिलरली जब मैं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को देखने जा रहा हूं तो जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर जाके गिरे तो उन्होंने क्या देखा कि यहां एक स्पॉट बन गया। यहां क्या बन गया, एक स्पॉट बन गया। स्पॉट बनने का मतलब क्या है कि स्पॉट वहीं बनेगा जहां दो पार्टिकल के बीच में क्या आ जाएगा, लोकलाइजेशन आएगा। और इससे ये बात प्रूफ हुई कि ये जो स्पॉट था ये स्प्रेड नहीं हो रहा था। देखो ये स्पॉट मैंने यहां पे लगाया, ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मैं फोटोग्राफिक प्लेट यूज कर रहा हूं तो हमें ये कॉन्सेप्ट नजर आ गया। लेकिन अगर मैं फोटोग्राफिक प्लेट यूज ना करूं तो सिमिलरली निकल क्रिस्टल पे जो होता या इस गोल्ड फॉइल पे जो होता वो चीज हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड के अंदर समझ रहे हैं कि हम अगर इस फोटोग्राफिक प्लेट को यूज ना करें, हम डायरेक्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे फॉल कराएं तो यहाँ एक स्पॉट बनेगा। इस स्पॉट का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हैज ए पार्टिकल नेचर विच विल लोकलाइज्ड विद दीज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो किसके साथ लोकलाइज हो गया है, जिंक सल्फाइड के साथ लोकलाइज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर ना होता तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं, ऊपर के पॉइंट से हम कह रहे हैं कि ये कैसा नेचर है, वेव नेचर है। और इस पॉइंट से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक नेचर हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर कहते हैं। क्योंकि इसने इस जिंक सल्फाइड के पार्ट पे, इस हम लोग बोल दे इस स्क्रीन पे एक स्पॉट छोड़ा है, ब्राइट स्पॉट छोड़ा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड हो रहा है और स्प्रेड नहीं हो रहा है। स्प्रेड नहीं हो रहा है, लोकलाइज्ड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि इलेक्ट्रॉन हैज ए पार्टिकल नेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट, और ये था वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि जर्मर और डेविसन के एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को भी डिस्क्राइब किया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग नोट करो। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये डी ब्रॉगली से रिलेटेड लास्ट टॉपिक होगा हमारा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो क्या होगा कि व्हेन ए पोटेंशियल V is applied on electron, then the energy of electron is measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसको किस में मेजर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करेंगे। क्यों,
क्योंकि जो एनर्जी होगी, अगर हम पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगी, चार्ज इनटू में कितना पोटेंशियल अप्लाइड, इनटू में कितना पोटेंशियल अप्लाइड। तो चार्ज इज स्टैंडिंग फॉर, E इज स्टैंडिंग फॉर चार्ज एंड पोटेंशियल इज स्टैंडिंग फॉर V। और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी यह मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन बिकम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की E, वो इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv²। अब यहां से आप लोग इसको लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, √2E बाई कितना m लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 को आप इधर ले गए, V निकाला, रूट आ गया उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो लैम्बडा इज इक्वल टू अगर h/mv है तो मैं लिख सकता हूं कि इस वैल्यू को, V की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/m इंटू में √2e अपॉन m। ये इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, h/m, यहां लिखेंगे हम लोग √m/2e। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और इसको सॉल्व करके फिर लिखा जा सकता है कि h/√2me, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, √2me। तो फाइनली मैं क्या लिख दूंगा कि लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2me, ये हो गया। नाउ व्हेन द पोटेंशियल अप्लाइड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जब मैं काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बात कर रहा हूं तब मैं वेवलेंथ को ऐसे मेजर करूंगा, मतलब यहां जो यूज होगा, ये जो एनर्जी यूज होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज होगी। व्हेन पोटेंशियल V इज अप्लाइड, व्हेन पोटेंशियल V इज अप्लाइड, और जब मैं पोटेंशियल V अप्लाई कर दूंगा, मींस जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2meV, जो ये एनर्जी है किस में तब्दील हो जाएगी, EV में तब्दील हो जाएगी। तो ये किसकी जो है वेवलेंथ है, इन द फॉर्म ऑफ, जब मैं पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पोटेंशियल V अप्लाई कर रहा हूं, तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलूंगा। तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√2meV। V का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसको यहां से सॉल्व करूं तो देखो h का वैल्यू क्या होगा, h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻³ कितना, -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका वैल्यू होगा। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻³ कितना, -31 किलोग्राम। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मींस E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻³ कितना, -19 कूलम। इन वैल्यूज को जब आप इसमें पुट करोगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू मतलब h की वैल्यू तो आपने पुट कर ली, इसको पूरे को जब आप सॉल्व कर लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12.26 इंटू 10⁻³ कितना, -9 अपॉन में कितना आ जाएगा, √v। तो यहां से नोइंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल by knowing the value of potential applied we can calculate the wavelength of electron। वो ये थी आपकी क्या, वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने फाइंड आउट किया, जिसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो आज के लिए यही टॉपिक था हमारा, जर्मर एंड डेविसन। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला जो मॉडल होगा एटम का, या मैं बोल दूं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें हमने बात की थी कि जो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम होगा या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होगा, वो दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, एक डी ब्रॉगली इक्वेशन के, जिसको हमने आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।